हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात यह थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र औकात गुजारा हो ही जाती थी। मैं अभी ज़ेर तालीम था। मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थी। लिहाजा आमदन का दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई घर मकूल किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे से किराया बढ़ाता रहता था, मगर इसे अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में तल्लुकात भी थे। इसी बिना पर मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर से यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवा कर इससे कुछ रद्द बदल कर नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा से यह था कि एडवांस की मकबूल रकम मिल जाती। हमसे तो इसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर यही ख्वाहिश थी कि जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती थी। कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी नासुदा ख्वाहिशों के जाल में जगड़ी रही। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतियों के पौधे और दीवार पर चंबेली चढ़ी हुई थी। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी जुबान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहिया कर ही लिया तो चार अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहाँ से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नजदीक पड़े, बस स्टाफ भी दूर ना हो, मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब मैं कभी निकलने लगता, अम्मी आहिस्ता से कहती घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूंगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊं, एक ऐसा घर जो अम्मी की उम्मीदों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज्यादा होता था कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डरबे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तस्वर न किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक सीमेंट एजेंसी का मालिक था। इससे बताया कि इसके पास कई घर मुनासिब रेट पर किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं। वो हदायत कर गए हैं बेशक किराया ज्यादा ना लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर में रहना जानते हो। वो तो चौकीदार रखकर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चरपाइयाँ तोड़ते रहते हैं और घर की खफलत की नजर हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूदकर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। इसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से जरा सा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टाफ मौजूद है और बाजार वगैरह भी। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है इसका किराया बहुत ज्यादा होगा, फिर आबादी से भी दूर होगा, तो मेरी बहनें और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया कि आप आए तो सही, एक नजर घर देख लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक न लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा इस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। इस इलाके से कुछ दूर इस शख्स की एस्टेट एजेंसी थी। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए, वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि एक बहुत खूबसूरत बंगला था। बैर यहाँ से वहां तक लान था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल न होने की वजह से घास लंबी हो गई थी। पौधे तकरीबन सूख रहे थे, मगर घर बहुत शानदार था।
3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, अमरीकी किचन, टाइल लगे हुए बाथरूम, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो भाई? अब्बा बोले, हम इस काबिल नहीं है कि इस बंगले का किराया अदा कर सकें, हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे? साहब, आपको बताया ना कि मालिक मकान इसकी किराए की फिक्र में नहीं है। वो तो ये चाहते थे कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना इन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया उस घर का दे रहे हैं जहां आप रहते हैं, इतना ही किराया दे दीजिएगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मैंने भी घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 रुपये देता हूँ। अम्मा ने चुपती हुई निगाहों से इसे देखा। 1500? वो आदमी जरा सा चुप हो गया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से इसको भी जानने वाला था, और इसी ने इस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है, अब्बा घर अच्छा है, अम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को लेकर आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएगी। मैं बाइक पर फरा और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूंगा। मेरे लिए तो स्टॉप ज्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बच्चे हो, इस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। इसके सिवा चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर है। फिलहाल 4-5 बरस तक इनकी आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकर हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाए। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गई। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोलकर इसकी घर की तारीफें की, एक एक चीज तफसील से बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम इन पैसों से ड्राइंग रूम का सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बनती रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थी। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफी दूर है, और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहां पहुंचे तो बहनें भी बहुत खुश हो गईं। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने में कितना मजा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहां भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है, शायद खुदा करे अच्छे पड़ोसी हूँ। हम बड़ी देर तक वहां रहे। अब्बा ने जब इन सबको राजी किया तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली सा सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर के नहाता। अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। इन्हें बागबानी का बहुत ज्यादा शौक था। घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आस पास की आबादी को बगौर देखा था, न वहां रहने वालों के बारे में जानना चाहता। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। ऐसे दरवाजे से अम्मी को आवाज दी। अम्मी दौड़ती हुई आ गई। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई वाल बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी में पानी भर कर दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों को चेक किया। जो ही नलका खोला तो पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि इसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर से खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलका खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वालों को बंद कर दिया।
पानी बंद हो गया, वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया। पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में। अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों के मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था न टप के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया। तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने के लिए मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया। वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों का क्या चक्कर है, जनात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का पतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी घर आ रही थी। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और अपने सामने देखकर इस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया बिल्ली को देखो कैसे कर रही थी। अल्लाह के आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूं फूं करती है, ना और कोई जानवर। मगर खुदा जाने से क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टैंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। इसने नलका खोलकर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए गए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टैंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं, मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया, उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लाट से पानी भर कर लाया। यूसुफ ने हाथ मुंह धोया और रोजमर्रा के काम में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह से भरा था। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलत फहमी होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा, टैंक का ढकना उठाया, मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। इसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामला है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो अभी नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते रहे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो इन्हें हमारे पास छोड़ गई। इन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे, कमरे से इनके चीखने की आवाज आने लगी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज को देखकर खौफजदा हो जाती थी और इसका रुआ रुआ खड़ा हो जाता था, इस तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। इनका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा, अम्मी अब्बा बहनें सब जमा हो गई। कौन? मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे में बाथरूम की तरफ इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का वर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था। फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया वो जर्द होकर बोले, 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लान में बैठा था, असर का वक्त था। अचानक मेरे सामने से एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास से सांप निकल आया। मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अंधे के हाथ में था और कोई इस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज भी निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। घर में जरूर कोई बला है, कोई असेब है, कुछ भी है।
ہے ضرور، ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا تھا، مگر میں خلا میں دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دے، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سامنے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی، ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائی، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو تو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں نہیں جانے لگے؟ میں ابھی اس تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھے 2 ماہ سے لوگ اس گھر میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا، کیوں اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا، حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے، وہ اس شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر اسیب زدہ ہے، اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے وہ 3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا، خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا، انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے خسار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہوگی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔